नमस्कार दोस्तों। बैंक ऑडिट इस वर्ष 2021 का शुरू हो चुका है। बहुत सारे साथीगण ब्रांचेस पे पहुंच चुके हैं और बहुत सारे जो है वो कल सोमवार से इसको शुरू करेंगे। एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाने का सोचा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 23 मार्च 2021 को, 23 मार्च 2021 को जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और उसका हमारे ऑडिट पर क्या असर पड़ा, इसको आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, ये जो 23 मार्च को जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो क्या फ़र्क पड़ा है, उससे हमें क्या लेना चाहिए, मैंने बहुत शॉर्ट में उसे क्रक्स निकाले हैं बजाय पूरा जजमेंट पढ़ने के, कि भाई हम पूरा जजमेंट पढ़ें और अकॉर्डिंगली बैंक ऑडिट पे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई है। लेकिन जो क्रक्स निकला है उसका, वो क्रक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ बहुत शॉर्ट में। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उस जजमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आरबीआई के डिफरेंट सर्कुलर्स से अलग हो, उससे बाहर हो। जो आरबीआई ने सर्कुलर्स ऑलरेडी जारी किए थे कोविड रिलीफ के नाम पर, उन सर्कुलर के संबंध में ही इसमें है, सिर्फ एक छोटा सा डिसीजन है, बाकी नहीं है। तो हम इसके क्रक्स अगर देखें तो सबसे पहला जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि साहब कंपाउंड एंड पेनल इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। मीन्स जो हमारा मॉरिटोरियम पीरियड है, जो अवधि आरबीआई ने फिक्स की थी 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक, तो इस अवधि के दौरान, इस पीरियड में जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने, वो सिर्फ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाया जाएगा, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट लगाया जाएगा। किसी प्रकार से कोई भी पेनल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। और दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और आरबीआई ने जो एक्स ग्रेशिया स्कीम बना के दी थी, वह भी यही कहती थी कि साहब हम जो है वो सिंपल इंटरेस्ट, निर्धारित अवधि का जो मॉरिटोरियम पीरियड है, उस पीरियड का हम लोग सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बारोअर से। और वही बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगाना है, ना ही किसी प्रकार से कोई पेनल इंटरेस्ट लगाना है। सो जो है पहला जो क्रक्स है वो ये है कि सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट लगाना है। तो फिर क्या डिफरेंट है इस ऑर्डर में? तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है साहब कि नो डिस्क्रिमिनेशन। एक्चुअली जो एक्स ग्रेशिया स्कीम बनाई थी आरबीआई ने बारोअर्स को रिलीफ देने के लिए, वो एक्स ग्रेशिया स्कीम जो है वो सिंपली बात करती थी कि सारे एमएससी सेक्टर, एसएमई सेक्टर और जो छोटे बारोअर हैं, हाउस लोन हैं या मॉर्गेज लोन है, रिटेल लोन्स हैं, उन सब लोन में जो है वो सिंपल इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और 2 करोड़ की एक सेलिंग लिमिट फिक्स की गई थी, स्पेसिफाई की गई थी उस स्कीम में, एक्स ग्रेशिया स्कीम में, कि साहब 2 करोड़ रुपए तक के जितने लोन हैं उस पर तो सिंपल इंटरेस्ट लगाया जाएगा, और 2 करोड़ से ऊपर के जितने भी लोन हैं उस पर जो नॉर्मल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का तरीका है पुराना वर्षों से, वही लगाया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो इसको डिस्कार्ड करते हुए कहता है कि साहब हमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। जितने भी बारोअर है, चाहे उसकी फंडिंग 2 करोड़ की है, 1 करोड़ की है या 200 करोड़ की है या 2000 करोड़ की है, इंटरेस्ट जो लेना है वो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सभी से लेना है। और यदि आपने इंटरेस्ट कंपाउंड उनसे ले लिया है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक का वो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम पे, वो इंटरेस्ट आपको वापस करना है कैलकुलेट करके। मीन्स सुप्रीम कोर्ट वांट्स आरबीआई नॉट टू क्रिएट एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द बारोअर्स। तो ये सिंपल सा एक ये इम्पैक्ट रहा है उसका। इसके साथ जो है, जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दी थी बारोअर्स को कि साहब आपके जो लोन अकाउंट्स हैं
उनका 31 अगस्त 2020 को जो स्टेटस है, मीन्स इफ दे वर स्टैंडर्ड दे विल रिमेन स्टैंडर्ड, इफ दे वर सब स्टैंडर्ड दे विल रिमेन सब स्टैंडर्ड, मीन्स स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। वो ऑर्डर विड्रॉ हो गया, इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम रिलीफ विड्रॉ हो गई, और नाउ जो है वो एनपीए क्लासीफाई बैंक कर सकती है। तो जो पहले ऑर्डर था कि साहब आप एनपीए डिक्लेयर नहीं करेंगे, 31 अगस्त को जो स्टेटस है वही स्टेटस मेंटेन करते हुए चलेंगे जब तक हम फाइनल ऑर्डर नहीं देते। और फाइनल वर्डिक्ट जो है वो 23 मार्च 2021 को आरबीआई ने दे दिया, और उन्होंने यह इंटरिम रिलीफ जो है वो विड्रॉ कर ली। सो अब जो है एनपीए क्लासिफिकेशन भी नॉर्मल रूटीन से होगा। नॉर्मल रूटीन से होगा इसका मतलब क्या है? नॉर्मल रूटीन एनपीए क्लासिफिकेशन होगा मीन्स एज पर द आरबीआई सर्कुलर्स एंड वेरियस मीजर्स रिलीफ्स गिवन बाय द आरबीआई थ्रू कोविड रिलीफ पैकेजेस, उसके अनुसार, और बाकी जो आरबीआई के नॉर्मल रूटीन सर्कुलर्स हैं जो हम कई वर्षों से ऑडिट करते हैं उसके अनुसार होगा। सो ये मेन क्रक्स था। अब यहाँ पर जो स्पेसिफिक बातें ध्यान रखने वाली है, पहले तो ये देखिए हम कि सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों हम सब चार्ट अकाउंटेंट हैं, हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसलिए उस बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। सिंपली जो चीज़ हमें ध्यान देने लायक है वो ये है कि 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक के पीरियड के लिए ही सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब बहुत सारे बैंक्स ने ये किया है कि इस पीरियड के लिए सिस्टम में ही रेट मॉडिफिकेशंस कर दिए थे। बहुत सारे बैंक्स ने या बैंक्स ने ये किया है कि जो रूटीन इंटरेस्ट लग रहा है उसके लिए सीबीएस सिस्टम को चेंज न करते हुए, उसके कैलकुलेशन को चेंज न करते हुए, जितना सिंपल इंटरेस्ट बना उतना वापस बारोअर के खाते में क्रेडिट कर दिया। वॉट एवर इज़ द वे ऑफ डूइंग दिस, हमें जो करना है वो ये चेक करना है कि साहब 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक जो है वो सिंपल इंटरेस्ट लगे। बाकी जो पीरियड इस फाइनेंशियल ईयर में बचता है मीन्स 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक का वो जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ही लगे। कैलकुलेशन कैसे करना है? तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि साहब जो एक्स ग्रेशिया स्कीम फ्रेम की है आरबीआई ने उसके अनुसार कैलकुलेशन करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुछ नहीं कहता, लेकिन जो आरबीआई का स्कीम है एक्स ग्रेशिया की वो सिंपली ये कहती है कि किसी भी प्रकार के लोन हो जो रेट 29 फरवरी 2020 पर एप्लीकेबल थे वही रेट रहेंगे। मीन्स अगर से मार्च अप्रैल मई 2020 में अगर बैंक्स ने रेट्स में रिवीजन किया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें जो रिवीजन ऑफ रेट्स है वो इग्नोर करना है। जो रेट्स 29 फरवरी 2020 को अप्लीकेबल थे उसी रेट्स पर बेनिफिट देना है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने लायक वो क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा जिससे सिंपल इंटरेस्ट लगना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 29 फरवरी को जो रेट अप्लीकेबल था उसी से लगना है और रिवीजन को हमें इग्नोर करना है। ये एक्स ग्रेशिया स्कीम आरबीआई की बोलती है। और दूसरा जो है ये सिंपल इंटरेस्ट सारे बारोअर्स को लगना है। तो फ्रेंड्स यहाँ चीज़ हम ध्यान रखें कि चूंकि आरबीआई पहले ही बोल चुका है काफ़ी पहले कि साहब 2 करोड़ रुपए तक के बारोअर्स के लिए जो है वो सभी के लिए सिंपल इंटरेस्ट लगना है, तो मैक्सिमम बैंक्स ने उसकी वर्किंग कर ली है। बट चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आया है 23 मार्च को, तो इस केस में हमें ध्यान से जो है वो 2 करोड़ से ऊपर का अगर कोई बारोअर है तो वो देखना है कि बैंक्स ने उसको मैन्युअली कैलकुलेट करके या अदरवाइज सिस्टम्स के थ्रू कैलकुलेट करके उसका क्रेडिट बारोअर को वापस दिया है या नहीं दिया है मोर देन 2 करोड़ रुपीस के एडवांसेस के केस में। सो सिंपल इंटरेस्ट इज दिस। उसके बाद बात करते हैं आयरेक नाम्स एनपीए। सो आयरेक नाम्स हमारे जैसे पहले चलते थे वैसे ही चलेंगे, इसमें कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। जो सर्कुलर्स समय समय पर आरबीआई देता गया है उस हिसाब से चलेंगे। और इसमें जो है वो एक्स्ट्रा मॉरिटोरियम दिया गया था आरबीआई द्वारा कि उस अवधि के दौरान अगर कोई खाता एनपीए हो रहा होगा
या एनपीए कैलकुलेट करते वक्त, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आइडेंटिफाई करते वक्त, ये मॉरेटोरियम का पीरियड जो कि 1 मार्च 2020 से शुरू होकर 31 अगस्त 2020 को खत्म हुआ है, इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है इस पीरियड के अंदर जो है हम इस पीरियड को छोड़ करके 90 डेज की कैलकुलेशन हमारी करेंगे, या 6 मंथ्स की, या वॉट एवर इज द कैलकुलेशन इज स्पेसिफाइड फॉर दैट एनपीए। इसमें 2 सर्कुलर हमारे आरबीआई के ध्यान रखने लायक हैं। एक उसने 27 मार्च को दिया था, जिसको अपडेट करते हुए उसने 23 मई को फिर से दिया, क्योंकि 27 मार्च वाले में उन्होंने जो है वो 1 मार्च से लेकर के 31 मई तक का समय स्पेसिफाई किया था, और 23 मई को जो इशू किया उसमें अगेन 1 जून से लेकर के 31 अगस्त तक का समय स्पेसिफाई किया था। अब यहाँ पर जो सर्कुलर्स मैंने जब इनको स्टडी किया तो इनका जो क्रक्स है वो सिंपली है कि इन केस ऑफ टर्म लोन, ये जो 6 महीने का मॉरिटोरियम है, तो आरबीआई हैज सेड कि आप 6 महीने की जो मॉरिटोरियम है उसको आगे बढ़ा दीजिए। मीन्स अगर किसी ने लोन 15 साल का लिया था, ये 6 महीने छोड़ते हुए 15 साल 6 महीने हम उसको मॉरिटोरियम ले जाएं, मीन्स 15.5 साल का वो लोन हो जाएगा। तो टर्म लोन के केस में आरबीआई सेड दैट टेन्योर ऑफ द लोन में बी इंक्रीज्ड, while in case of वर्किंग कैपिटल लोन्स फाइनेंसेस, चूँकि वर्किंग कैपिटल जो है वो सेंशन 1 वर्ष के लिए ही होता है, 12 महीने के लिए ही नॉर्मली होता है, तो उस केस में आरबीआई का ये कहना था कि आप जो भी इंटरेस्ट इस दौरान चार्ज हो रहा है इन अकाउंट्स में, वो इंटरेस्ट को फंड कर दिया जाए बैंक द्वारा। मीन्स फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन खोल दिया जाए, सेपरेट टर्म लोन जो है वो क्रिएट किया जाए इस 6 महीने के इंटरेस्ट अमाउंट से, और उसका रीपेमेंट 31 मार्च 2021 के पहले बारोर हमें पर कर दे। मीन्स टर्म लोन के केस में हम ओवरऑल बारोर का टेन्योर इंक्रीज कर देंगे, जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है सिंपल रेट से इस अवधि के दौरान, जो मॉरिटोरियम पीरियड है इस अवधि के दौरान जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है वो उसके साथ कैपिटलाइज हो जाएगा। हमें रीफेज नहीं करना है अकाउंट को, सिर्फ इस 6 महीने से सारे अकाउंट्स का मॉरिटोरियम बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ चीज़ ध्यान रखने लायक ये है कि अगर किसी बारोअर ने इस फैसिलिटी का लाभ नहीं उठाना चाहा या इस फैसिलिटी को नहीं ऑप्ट किया है, तो उस केस में कोई टेन्योर नहीं बढ़ेगा किसी प्रकार से। अब क्या हुआ है कि कुछ बैंक्स ने जो है वो बारोअर्स को बिना पूछे ही उनको जो है वो 3 महीने का पहले वाला मॉरिटोरियम दे दिया था, और बाद के 3 महीने का उनको पूछ के दिया। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ही है, पहले 3 महीने उन्होंने सबके लिए आगे सरका दिया था, और बाद के 3 महीने के लिए उन्होंने फ़ोन लगा के पूछा कि साहब आप चाहते हैं या नहीं चाहते। कुछ बैंक है जिन्होंने बारोअर की कॉन्सेंट ली, और कुछ बैंक ने सीधे बढ़ा दिया। एज द केस में अगर बैंक ने सीधे बढ़ा दिया है तो ठीक है, लेकिन कहीं पर अगर बैंक ने बारोअर की कॉन्सेंट लेने की कोशिश की है तो उस केस में, टर्म लोन के केस में, अगर बारोअर ने कॉन्सेंट दी है कि साहब मैं मॉरिटोरियम लेना चाहता हूँ, मुझे फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, तो उस केस में ही लोन टेन्योर बढ़ा दिया जाएगा इस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करके। इसके अलावा सारे केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं था, बारोअर की कॉन्सेंट जहाँ लेना थी। इट विल डिपेंड्स ऑन द बैंक्स ओन पॉलिसी। वर्किंग कैपिटल के केस में फंडेड इंटरेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा इस पीरियड के दौरान लगा हुआ सिंपल इंटरेस्ट, और वो FITL जो है वो 31 मार्च 2021 तक देना है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है NPA नाम्स जो आपके हैं, IRAC नाम्स जो हैं, जो पुराने चले आ रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सिर्फ जो मॉरिटोरियम पीरियड है 6 महीने का, 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक का, वो हमें इग्नोर करके चलना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 90 डेज लिमिट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं मेरी तरफ से देना चाहता हूं, जिस पर ध्यान रखना है मॉरिटोरियम को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहला पॉइंट, इन केस ऑफ टर्म लोन, सपोज करो कोई टर्म लोन है जिसकी 2 EMI 28 फरवरी को ड्यू हो गई थी, 29 फरवरी तक ड्यू हो गई थी, लेकिन बारोअर ने नहीं दी थी, तो डेफिनेटली अगर वो मार्च की नहीं देता तो उस केस में जो है वो 31 मार्च को NPA हो जाना चाहिए था। लेकिन 27 मार्च को RBI के सर्कुलर के कारण जो है, कोविड रिलीफ के कारण जो है वो आगे बढ़ गया उसका टेन्योर, तो उस केस में 2 EMI तो हमारी ड्यू थी 29 फरवरी तक, तीसरी EMI हमारी वो वाली जाकर के ड्यू हो गई सितंबर की। मीन्स अगर अक्टूबर में हमारी 3rd EMI ड्यू हो जाती है और पुरानी 2 EMI का पेमेंट अभी तक नहीं आया है, सो उस केस में
हमारा अक्टूबर में जाकर के ये अकाउंट जो है क्लासीफाई हो सकता है। तो पहले की अनपेड EMIs 29 फरवरी 2000 तक की वो जोड़ करके उसके बाद हम उसको कैलकुलेशन करेंगे। मीन्स एनी थर्ड EMI इज फॉलिंग ड्यूरिंग द मॉनिटोरियम पीरियड, तो उस केस में हमें काम करना है। इस बीच की जो ड्यूज हैं, अगर बारोअर ने कॉन्सेंट दिए कि साहब इन 6 महीने में मैं नहीं पेमेंट कर पाऊंगा और फिर भी रिकवरी आई है, तो पुरानी 2 को जो है वो रिकवरी मानने के लिए आपको बैंक्स कहेंगे और वी कैन कंसीडर देन बोरोअर ऑप्टेड द स्कीम। सो बेसिकली बात करें तो आपको कुल कैलकुलेशन जो है वो 1 सितंबर के बाद के पीरियड के लिए ही करना है स्पेसिफिक टर्म लोन के लिए। हाँ, अगर कोई भी रिकवरी नहीं आई है उस केस में 29 फरवरी तक जो ड्यूज थे आपकी जो अनपेड EMI थी, और 1 सितंबर के बाद जो है तो 29 फरवरी तक के भी हम अनपेड जो है वो यहाँ कैलकुलेट करके चलेंगे। अगर कोई रिकवरी जो है इस मॉरेटोरियम पीरियड में बारोअर से नहीं आई है उस केस में। वर्किंग कैपिटल के केस में जो हमें कंसीडर करना है वो करना है कि अगर कोई हमारे लिमिट आउट ऑफ ऑर्डर थी, मीन्स एक्सेस ओवरड्रान थी 29 फरवरी 2021 तक, और उसको 90 दिन नहीं हुए थे, अगर हुए होते तो 29 फरवरी को ही वो NPA क्लासीफाई हो जाता, लेकिन नहीं हुए थे तो मान लो 80 दिन हुए, 85 दिन हुए, वहाँ तक आउट ऑफ ऑर्डर थी, और 1 सितंबर के बाद भी वो आउट ऑफ ऑर्डर है। मीन्स इस दौरान जो इंटरेस्ट लगा है 1 मार्च से लेकर के 31 अगस्त तक, वो तो FITL के रूप में अलग चला गया। उसके बाद कोई रिकवरी नहीं है। 1 सितंबर से फिर हम देखेंगे कि बचे हुए दिनों के लिए भी अगर अकाउंट स्टिल आउट ऑफ ऑर्डर है तो वी कैन क्लासीफाई इट एज एन NPA। ऐसा मेरा ओपिनियन है कि साहब जो पहले आउट ऑफ ऑर्डर जितने पीरियड से चल रहा था, क्योंकि हमें 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच का पूरा पीरियड हमें छोड़ना है, उसको काउंटिंग में नहीं लेना है, तो उससे पहले मीन्स 29 फरवरी को क्या स्टेटस था, कितने दिन के लिए आउट ऑफ ऑर्डर था, और 1 सितंबर के बाद कितने दिन तक कंटिन्यूस आउट ऑफ ऑर्डर रहा। हाँ, अगर इस मॉरेटोरियम पीरियड के अंदर रिकवरी आ जाती है और वह एक्चुअल रिकवरी है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट लगाना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर सिस्टम से चार्ज होगा उसको रिवर्स करेंगे, तो इस केस में वो जेन्युइन रिकवरी नहीं है। FITL लोन में चला गया तो उसमें जेन्युइन रिकवरी नहीं है। तो जेन्युइन रिकवरी नहीं है क्योंकि जैसे ही आपका जो अनपेड इंटरेस्ट है वो FITL में जाएगा तो अगेन बैलेंस आपका जो है वो इस अकाउंट में कम दिखेगा, तो वो एक्चुअल रिकवरी नहीं है। तो हमें अकॉर्डिंगली केयरफुली वी हैव टू ट्रीट इट। दूसरा, जो कोविड रिलीफ के तहत मेजर्स दिए गए थे, जो बेनिफिट दिया गया था, उसमें बैंक्स ने ये कहा था कि सब जो गवर्नमेंट ने कहा था कि सब 20% एक्स्ट्रा लीव दी जाएगी वर्किंग कैपिटल्स फंडिंग पर। सो बैंक्स को जो RBI ने कहा वो ये कहा कि साहब अब DP का जो मार्जिन है, से स्टॉक 100 रुपये का है, 25 रुपये आप मार्जिन रखते हैं तो 75 रुपये के CC लिमिट, या 20 रुपये अगर मार्जिन रखा है तो 80 रुपये की CC लिमिट जो पहले बैंक्स दिया करते थे, RBI टोल्ड देम कि आप अपना मार्जिन को रिड्यूस कर सकते हैं, 0 तक कर सकते हैं रिड्यूस। तो इस केस में क्या होगा कि अगर 100 रुपये का स्टॉक है तो आप उसको 100 रुपये की लिमिट दे दें, मीन्स DP रिवाइज कैलकुलेट करें। तो बैंक्स ने DP रिवाइज कैलकुलेट की या एक्स्ट्रा दिया, ये बैंक टू बैंक पॉलिसी पे डिपेंड करता है, बट अगर DP रिवाइज कैलकुलेट हुई है मार्जिन रिड्यूस करते हुए या एक्स्ट्रा दिया है, दोनों ही केस में 1 सितंबर को वो रीस्टेट हो जाना चाहिए। मीन्स अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट जो पहले 25% हुआ करती थी, इस सर्कुलर के आने के बाद वो 25 से घटा करके से बैंक ने 5% कर दी, 95% तक DP देने लगे। तो 1 सितंबर को वो रीस्टेट हो जाना चाहिए पुरानी स्थिति में, क्योंकि 1 सितंबर से जो है उसका बेनिफिट ख़त्म हो जाने वाला था। सो 1 सितंबर तक वो जो है वो होना चाहिए। तो ये हम एक स्पेसिफिकली इस चीज़ को भी मॉनिटर करके चलें। इसके बाद जो एक्स ग्रेशिया इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है अकाउंट में, तो उसको रिकवरी नहीं मान सकते हम, क्योंकि वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के इफेक्ट को रिवर्स किया है। दूसरा, FITL अकाउंट जो वर्किंग कैपिटल से क्रिएट किए गए हैं, जो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करना था वर्किंग कैपिटल अकाउंट में, लोन अकाउंट्स में, लिमिट अकाउंट्स में,
उसको FITL के रूप में नया अकाउंट खोलेगा बैंक, नया अकाउंट खोल करके उसके इंस्टॉलमेंट बांधेगा और वो सारे इंस्टॉलमेंट जो है 31 मार्च तक रिकवरी होनी चाहिए। अब यहाँ फ्रेंड्स जो FITL अकाउंट में रिकवरी है, वहाँ पर मेरा ऐसा मत है, ऐसा ओपिनियन है कि एक तो जो अनयूटिलाइज्ड पोर्शन है लिमिट का, सपोज करो किसी की वर्किंग कैपिटल लिमिट 25 लाख रुपए की है, उसने विड्रॉ 20 लाख रुपए ही कर रखी है, 5 लाख रुपए अनयूटिलाइज्ड फंड है उसके पास, वो चाहे तो विड्रॉ कर सकता था, उससे FITL लोन अकाउंट की रिकवरी नहीं की जा सकती कि साहब चलो अभी 5 लाख की है तो इंस्टॉलमेंट हम यहाँ से ले लेते हैं, वो विड्रॉल जो है विद इन लिमिट्स रहेगा। बैंक्स ऐसा कहेंगे, मेरा ऐसा मत है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, बिकॉज NPA नॉर्म्स जो है, IRAC नॉर्म्स हमें कहते हैं कि साहब आप डिसबर्समेंट करके किसी से रिकवरी नहीं ले सकते। हाँ, अगर उस अकाउंट में रेगुलर रिकवरीज हैं ऑन अकाउंट ऑफ जेन्यून ट्रांजेक्शन, सेल्स के थ्रू पैसा आ रहा है CC लिमिट में, फिर आप वहाँ से पैसा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर जेन्यून ट्रांजेक्शन नहीं है तो अनयूटिलाइज्ड पोर्शन को आप वहाँ से FITL में अगर करते हैं ट्रांसफ़र और रिकवरी करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो एक्चुअल रिकवरी नहीं है और FITL अकाउंट जो है वो 31 मार्च के पहले क्लोज होना है। अगर रिकवरी पूरी नहीं होती है तो अगेन वही 90 दिन का नाम्स, और उसके बाद जो है हमें ये देखना पड़ेगा कि उसको हम NPA अकॉर्डिंगली क्लासीफाई करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरा, अगर किसी बारों के पास फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड दोनों फैसिलिटी है और वो इंटरचेंजेबल है, अब अगर उस बारोअर का FITL अकाउंट खुला है तो इंटरचेंजेबिलिटी का यूज़ करके डिसबर्स करके और अगर FITL की रिकवरी होती है तो मेरी नज़र में वो रिकवरी भी जेन्यून रिकवरी नहीं है और NPA क्लासीफाई करते वक्त उसको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इतना ही मैं इसके बारे में आपसे कहना चाहता था। इसके अलावा भी अगर आपको कभी किसी प्रकार से कोई सहायता की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगा, तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप लोग कॉल करके या व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस बैंक ऑडिट्स।